नमस्कार मित्रों, मैं रणधीर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रणधीर सर जनरल अवेयरनेस में। और आज हम बात करने वाले हैं एक समसामयिक मुद्दे पर। करंट टॉपिक है जो वर्तमान में बहुत अधिक चर्चा में है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। इस वीडियो में वो सब कुछ हम कवर करने का प्रयास करेंगे जो आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से या अखबारों में पढ़ने का प्रयास किया होगा और आप अभी भी हो सकता है भ्रमित हों, तो अपने सारे कन्फ्यूजन्स दूर करने का प्रयास करें। शुरू करते हैं साथियों। इस आज के वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, कंसेप्ट क्या है, वर्तमान में भी चर्चा में क्यों आया है, पहले कभी वन नेशन वन इलेक्शन क्या रहा है, क्या पहले कभी इसकी चर्चा हुई है, यदि रहा है तो कब तक रहा है, वर्तमान में इसकी ज़रूरत क्यों है, इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, चुनौतियाँ क्या आएंगी इसके सामने, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में कैसे संभव है, कैसे राह निकलेगी, विश्व के अन्य कौन से देश हैं जहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन है। ये संपूर्ण विश्लेषण आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन के मीनिंग की। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? पूरे देश में लोकसभा विधानसभा निकायों के चुनाव एक साथ कराना। साथियों मैं यह बताना चाहूँगा, भारत एक संघीय राज्य है जहाँ पर केंद्र और राज्य में दो प्रकार की सरकारें होती है। केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। लोकसभा का जो मुखिया होता है, यानी लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है उसका मुखिया देश का प्रधान यानी प्रधानमंत्री कहलाता है। और राज्यसभा में, विधानसभा में जिस बहुमत दल का मुखिया जिस दल को बहुमत मिलता है उसको मुखिया मुख्यमंत्री कहलाता है। इस प्रकार से राज्यसभा, राज्य में विधानसभाएं और केंद्र में लोकसभा, इन सभी के चुनाव एक साथ कराने का जो विचार है उसको वन नेशन वन इलेक्शन कहा गया। साथियों कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन हम बात करें तो द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ होल्डिंग सिमिल्टेनियसली इलेक्शंस फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि एक देश एक चुनाव के पीछे केंद्र का क्या विचार है कि लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराया जाए, समकालिक हो, समक्रमिक हो, सिंक्रनाइज किया जाए उनको कि वो एक साथ हो सकें, ताकि वर्ष भर पूरे देश में चलने वाले चुनाव की जो आवृत्ति है वो कम हो सके। बात करते हैं इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इसके पीछे उद्देश्य चुनाव का जो कार्यक्रम उसको संरेखित किया जाए, कि निश्चित कार्यक्रम बनाया जाए जिससे क्या हो, वो कार्यक्रम सुव्यवस्थित हो, प्रशासनिक बोझ कम हो, ठीक है, संसाधनों का बचत हो, संसाधनों बोझ कम पड़े, चुनाव प्रचार पर निरंतर ध्यान कम करके बेहतर प्रशासन में योगदान दे सके। वन नेशन वन इलेक्शन जो कंसेप्ट है, यानी कि वर्ष भर जब चुनाव तो होते रहते हैं तो इससे क्या है, प्रशासन बोझ अधिक रहता है, बार बार चुनाव प्रचार होते हैं, वहाँ पर निरंतर ध्यान जाता है। इस प्रकार से मशीनरी, सरकारी मशीनरी अधिकांश समय चुनाव में व्यस्त रहती है। इन सारे सिस्टम को कम करके एक सुव्यवस्थित चुनाव कार्यक्रम देश में लागू किया जाए। बात करते हैं कि फिलहाल यह चर्चा में क्यों है। तो शुरुआत में साथियों इसकी चर्चा जैसे ही 2019 के चुनाव संपन्न हुए, उसके पश्चात प्रथम स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी चर्चा की। और उसके पश्चात 26 नवंबर 2020, 26 नवंबर आपको याद होगा संविधान दिवस है। संविधान दिवस के मौके पर पीठासीन अधिकारियों के एक सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की। उसमें नरेंद्र मोदी जी ने उनको संबोधित करते हुए कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन न केवल बहस का विषय है बल्कि भारत के लिए एक आवश्यकता भी है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मैं यहाँ बताना चाहूँगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वे होते हैं जो प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं में स्पीकर जो बैठे होते हैं साथियों, उनको हम कह सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। फिलहाल लेटेस्ट ये चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि 1 दिसंबर 2023 को केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में एक कदम और बढ़ाया है। और वह कदम क्या है कि एक 8 सदस्यीय कमेटी गठित की है जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कर रहे हैं। ये 8 सदस्यीय समिति जो है उसके अन्य सदस्यों में है साथियों अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के फॉर्मर लीडर हैं, वर्तमान में भी हैं, गुलाब नबी आज़ाद फॉर्मर आरएस राज्यसभा सांसद हैं, सुभाष कश्यप जी फॉर्मर
लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं। हरीश साल्वे जी सीनियर एडवोकेट हैं। संजय कोठारी जी फॉर्मर सीबीसी हैं। एन के सिंह जी एक्स चेयरमैन हैं 15वें वित्त आयोग के। इस समिति का कार्य क्या होगा? ये समिति संविधान और अन्य कानूनी ढांचे के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, पंचायतों के चुनाव को एक साथ कराने की संभावना तलाशेगी। ये समिति ये कार्य करेगी कि लोग जितने भी संविधान में चुनावों से संबंधित जितने भी कानून हैं, जितने भी अनुच्छेद, जितने भी नियम हैं, उनकी विश्लेषण करेगी। आवश्यकता होने पर लोक प्रतिनिधिक अधिनियम जो है या अन्य नियमों संशोधन की जांच करेगी, सिफारिश करेगी। अगर संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है तो राज्यों के समर्थन की जरूरत होगी और उनकी सिफारिश करेगी। इसके अलावा 2-3 महत्व बिंदु हैं। नंबर 1 है त्रिशंकु। चुनाव के बाद यदि सदन त्रिशंकु होता है और यदि दल बदल की स्थिति आती है और एक और बिंदु साथियों अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति आती है तो उसका समाधान क्या होगा? यहाँ मैं आपको त्रिशंकु सदन के बारे में बताता चलूँगा। त्रिशंकु सदन क्या होता है साथियों? यदि किसी राज्य में या फिर लोकसभा में, जो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में 2 सदनीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी कि और इसके साथ ही प्रमुख 2 पार्टियां ही अपनी मेजोरिटी रखती हैं। यानी सरकार की द्विदलीय संसदीय व्यवस्था में यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो उस स्थिति में जो सदन या जो सरकार की स्थिति होती है उसे त्रिशंकु सरकार, त्रिशंकु सदन कहा जाता है। दल बदल कानून क्या है? 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया गया था। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया और इस संशोधन के द्वारा या इस दल बदल कानून के द्वारा पीठासीन अधिकारियों को अधिकार दिया गया कि वह दल बदल सिद्ध हो जाने पर प्रत्याशी को, जो भी चुनाव लड़ रहा है उसको, या जो भी निवर्तमान या वर्तमान सांसद जो भी है, उसकी योग्यता को अयोग्य घोषित कर देगा। इसके अलावा अन्य चीज़ें जो इस समिति को करनी है साथियों, अगर एक साथ चुनाव का फ्रेमवर्क तैयार करना है कि इस प्रकार से एक चुनाव करा सकते हैं, एक साथ चुनाव होने के बाद ये क्रम ना टूटे इसके लिए एक अच्छी व्यवस्था देनी है, एक साथ चुनाव कराने के लिए जितने भी खर्चा, लॉजिस्टिक और इस प्रकार के जो सामान की आवश्यकता होगी, जिसमें से ईवीएम हो, वीवीपैट हो, मैन पेपर हो आदि की जरूरत का आकलन करना है। इसके अलावा पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव के लिए एकल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी बनाए जाने की सिफारिश करनी है। बात करते हैं संविधान में क्या क्या प्रावधान है चुनाव को लेकर के, चुनाव से संबंधित, यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को अमल में लाने के दौरान संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद चर्चा में रहेंगे। सबसे पहला अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको बताता चलता हूँ साथियों। भारत संघों का राज्य है, अर्थात यहाँ पे केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यदि 1 नेशन 1 इलेक्शन की संकल्पना को सीधे तौर पर मान लिया जाए तो यह इस परिभाषा के विपरीत जाकर के बैठता है। तो निश्चित रूप से अनुच्छेद 1 की चर्चा भी होगी। अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक से, यानी कि अनुच्छेद 83 में लोकसभा के 5 साल कार्यकाल निर्धारित किया गया, पहली तिथि से 5 वर्ष तक होगी। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है, लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 172 में विधानसभाओं के कार्यकाल का समय निर्धारित किया गया है, पहली बैठक से अगले 5 वर्ष तक। अनुच्छेद 174 में 174 में राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 356 यह केंद्र सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 याद रखने वाली चीज़ें साथियों। अनुच्छेद 368 की भी बात होगी यहाँ पे। यह अनुच्छेद 368 में क्या कहा गया साथियों? संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। यानी संविधान संशोधन की जब बात आएगी तो किसकी बात होगी? संविधान संशोधन की जब बात आएगी तो अनुच्छेद 368 की बात होगी, संविधान संशोधन की जब बात होगी। इसके साथ बात होगी यहाँ 368(2) की, जिसके अनुसार संसद के किसी भी सदन में संशोधन प्रस्तावित किया जा सकता है। यानी संविधान संशोधन के लिए किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें प्रस्ताव लाया जा सकता है। और इसके लिए क्या होगा? उस सदन के कम से कम 2/3 सदस्यों के अलावा जितने भी सदस्य वहाँ उपस्थित होंगे उन सब में बहुमत से 2/3 तो चाहिए साथियों। इसके अलावा जितने वहाँ पे मौजूद हैं उनमें बहुमत से उसको अनुमोदित यानी अप्रूव्ड होना पड़ेगा। इसके अलावा और बात होगी लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की,
जो भारत की संसद का एक अधिनियम है जो संसद के दोनों संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदनों या सदनों के चुनाव के संचालन, उन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता अयोग्यता प्रदान करता है। बहुत सरल सी बात है साथियों, ये समझने की बात करें तो ये चुनाव लड़ने और वोट डालने की बारे में बात यहाँ करी है। चुनाव के संचालन उन सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता प्रदान करता है कि कौन व्यक्ति किस योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ सकता है। चुनाव आयोग, यहाँ पे हम साथ साथ चर्चा करते चलते हैं चुनाव आयोग की, भारत के निर्वाचन आयोग की। भारत के संविधान के भाग 15 में चुनावों पर अनुच्छेद हैं 324 से और 329 तक। 324 अनुच्छेद 324 में संविधान में यह प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी। यानी कि संसद में संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति किसमें निहित होगी? चुनाव आयोग में। अर्थात चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होगी क्योंकि संविधान में पहले से इसका उल्लेख है। अर्थात भारत निर्वाचन आयोग जो है, भारत निर्वाचन क्या क्या संस्था है? एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण कौन कौन से होते हैं, जिनमें से एक चुनाव आयोग भी है। क्या कार्य करता है? भारत में संघ राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करता है। इसके अलावा ये निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन का संचालन करता है। वही बात है साथियों जो हमने बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोग के वर्तमान स्वरूप की। चुनाव आयोग वर्तमान में 3 सदस्य साथियों, एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। जब ये पहली बार 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को जब ये गठित हुआ था, तब इसमें केवल एक चुनाव आयुक्त हुआ करता था और यह क्रम चला 15 अक्टूबर 1989 तक, जब संविधान संशोधन द्वारा इसके सदस्यों की संख्या 3 ना कर दी गई। और वर्तमान में यह 3 सदस्यीय निकाय है साथियों, जिसमें वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, अन्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल। बताते चलें तो राजीव कुमार यहाँ 25 से मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथियों में यहाँ पे हमने देखा, जब हमने कहा कि 26 नवंबर संविधान दिवस, यहाँ पे एक तारीख आती है 25 नवंबर, इसको मतदाता दिवस कहा जाता है, मतदाता दिवस। ठीक है, ठीक है साथियों, बात करते हैं संसद और राज्य विधायिकाओं के चुनाव मुख्य निर्वाचन आयोग करता है, यानी चुनाव आयोग करवाता है। अनुच्छेद 324 में शक्ति प्रदान की गई है संसद के, यानी लोकसभा, राज्यसभा के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के और राज्य विधायिकाओं के, यानी कि एमएलए के चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है। बात आती है स्थानीय निकायों के चुनावों की। स्थानीय निकाय यानी कि ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएं, इनके चुनाव के लिए एक पी के चुमंग समिति का गठन हुआ था 1992 में। इस 1992 में इसने अपनी सिफारिशें पेश की और इन सिफारिशों को ज्यों की त्यों संविधान संशोधन के लिए ले लिया गया। और 1992 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। दोबारा से देख लें हम लोग, 73वें संविधान संशोधन में भाग 9 को जोड़ा गया, जिसने पंचायती राज को वैधानिकता प्रदान की। ठीक है, और उसके पश्चात तुरंत बाद ही 74वां संविधान संशोधन हुआ और भाग 9A जोड़ा गया और नगर पालिकाओं को भी संविधान दर्जा प्राप्त हो गया। यहाँ ये बताते चलें साथियों कि पंचायती राज का गठन करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। ठीक है, भाग 9 में पंचायत है, भाग 9A में नगर पालिकाएँ हैं, भाग 9 में पंचायत में अनुच्छेद 243 है A से लेकर O तक, और नगर पालिकाओं के लिए अनुच्छेद है 243 P से लेकर Z तक। यहाँ पे एक अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण बताते चलते हैं आपको, और वो है क्यों है इसकी चर्चा हमने यहाँ, क्योंकि कि हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि संसद और राज्य विधायकों के विधायकों के चुनाव जो कराता है मुख्य निर्वाचन आयोग कराता है, जबकि स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए क्या है? राज्य चुनाव आयोग। 243 के में यह स्पष्ट दिया गया है कि पंचायतों के चुनाव कराने के लिए, उनकी मतदाता सूची तैयार कराने के लिए, उनका अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग होगा, जिसमें एक राज्य चुनाव आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट, वन नेशन वन इलेक्शन। क्या पहले इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल साथियों, 1952 के चुनाव जो पहले चुनाव हुए थे, आम चुनाव, लोकसभा चुनाव के साथ
सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी हुए जितनी भी उस समय मौजूद थी। उसके अलावा 1957, 1962, 1967 के संसदीय चुनाव राज्य विधानसभाओं के साथ ही हुए थे। तो जब ये साथ में हुए तो यह क्रम कब टूटा, बात करते हैं कि यह क्रम कब टूटा। ये चक्र पहली बार तब गठित हुआ जब 1959 में केंद्र की तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकार ने पहली बार अनुच्छेद 356 का उपयोग किया। अनुच्छेद 356 का उपयोग पहली बार कब हुआ है साथियों, ध्यान रखेंगे 1959 में। और ये कहाँ किया गया, ये किया गया साथियों केरल में पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी 1957 में। लेफ्ट ने केरल में जीत दर्ज की और EMS नंबूरदरीपाद मुख्यमंत्री बने। मैं यहाँ यही बताता चलता हूँ कि किसी भी राज्य में CPI, ये कम्युनिस्ट पीपल्स अलायंस है साथियों, CPI ये जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो पार्टी है इस प्रकार यानी कि वामपंथी कह सकते हैं, इसको लेफ्ट कह सकते हैं, कि बनी हुई पहली सरकार थी। ये अपने आप में पहला एक उदाहरण है यहाँ पे। लेकिन जुलाई 1959 में 356 अनुच्छेद का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने इस सरकार को बर्खास्त कर दिया और फरवरी 1960 में केरल में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। देश में किसी भी राज्य में मध्यावधि चुनाव का ये पहला मामला था। हुआ क्यों ऐसा, आगे डिस्कस करेंगे कि सरकार को क्यों गिराया गया। 1959 केरल में हुआ, किसकी सरकार थी, CPI सरकार थी। मुख्यमंत्री कौन थे, EMS नंबूदरीपाद। कैसे हुआ, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट डिसमिस द गवर्नमेंट ऑफ केरला यूजिंग आर्टिकल 356। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1960 में जब केरल में विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद से चुनाव क्रम इस प्रकार से घटित हुआ कि 1962 और 1967 में भी 67% विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ हुए, यानी लगभग यह क्रम पूर्ण रूप में नहीं टूटा था, पूर्णतः यह क्रम विच्छेदित नहीं हुआ था। लेकिन 1970 में जब केंद्र में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस में विभाजन हो गया और अल्पमत में आने से पूर्व ही इंदिरा गांधी जी ने अपनी सरकार को भंग करने की सिफारिश की, राष्ट्रपति BB गिरी के समक्ष प्रस्तुत किया और 1970 में सरकार भंग हुई और मार्च 1971 में चुनाव कराने पड़े, आम चुनाव, जिनको लोकसभा चुनाव कहते हैं हम लोग, आम चुनाव कहा जाता है। इस तरह 1971 के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है साथियों। इस तरह 1971 के बाद राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं के लिए एक साथ चुनाव का क्रम पूर्णतया टूट गया। बात करते हैं, इसको संक्षिप्त में समझते हैं। 1959 में कौन से चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव मध्यावधि, पहली बार इस क्रम के विपरीत कौन से चुनाव हुए थे, विधानसभा मध्यावधि, पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। सरकार गिरी थी 1959 में, किसकी सरकार थी, केरल में सरकार थी, सरकार किसकी थी, CPI गवर्नमेंट थी, EMS नंबूदरीपाद की। और इसका कारण मैं बताता चलूँ साथ ही, यहाँ पे शैक्षिक विधेयक लागू किया था उन्होंने 1957 में, कृषि संबंधी कोई विधेयक था 1957 में। इन विधेयकों के विरोध में केरल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया, जिसको केरल मुक्ति संघर्ष या केरल का मुक्ति संघर्ष आंदोलन भी कहा जाता है। और इस आंदोलन के चलते जवाहरलाल नेहरू जी को केरल सरकार को अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा केरल में और 1960 में दोबारा चुनाव हुए। 1971 में लोकसभा भंग हुई, ठीक है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी PM थी और इसका कारण रहा कांग्रेस में विभाजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी भी किन राज्यों में चुनाव लोकसभा के साथ हो रहे हैं। तो ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ये 4 राज्य ऐसे साथियों जहाँ अभी भी चुनाव लोकसभा के साथ, आम चुनाव के साथ होते हैं। यह क्रम टूटने के बाद कब कब चर्चा हुई है, मैंने कहा जैसे अभी ये चर्चा में आया, इससे पूर्व भी क्या कभी यह चर्चा में आया है, तो बिल्कुल साथियों 1983 में चुनाव आयोग। होता क्या है कि भारत की सरकार, जब जब सरकारें बनती हैं, जब जब चुनाव होते हैं, तो हर चुनाव के बाद या किसी एक निश्चित चुनाव के पश्चात सरकारें चुनाव आयोग से सुझाव मांगती हैं सुधार के लिए। तो इस प्रकार से 1983 में भी चुनाव आयोग द्वारा चुनाव सुधार के रूप में पहली बार 1971 के बाद बता रहा हूँ, 1971 में क्रम टूटा, 1971 के बाद पहली बार जब यह चर्चा में आया 1983 में आया, चुनाव आयोग ने एक सुधार के रूप में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट
में स्पष्ट यह लिखा है साथियों, मैंने रेफरेंस दिया है आपको, पेज नंबर 81 है, इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट 1983 की, जो पब्लिश हुई थी अप्रैल 1984 में। उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे आर के त्रिवेदी जी। उन्होंने लिखा है, इन सितंबर 1982 द कमीशन रिकमेंडेड होल्डिंग सिमल्टेनियस इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। वो साफ कहते हैं, वो साफ सलाह देते हैं कि आम चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराया जाना चाहिए। उसके पीछे उन्होंने बहुत सारे तर्क भी दिए हैं जिनकी कभी चर्चा करेंगे। उसके पश्चात 1999 में न्यायमूर्ति बीपी जीवन की अध्यक्षता में विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट आई। उसके भी एक भाग में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा की गई। 2003 में लॉ कमीशन की सिफारिशों को लेकर वन नेशन वन इलेक्शन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी के मध्य लगभग सहमति बन गई थी, लेकिन जैसे 2004 में कांग्रेस सरकार आई, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार आई और यह मुद्दा नेपथ्य में चला गया। बात करते हैं 2010 में, पहुंच जाते हैं हम लोग। 2010 में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक बार फिर एक साथ चुनाव का मुद्दा उठाया। 2015 में एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराए जाने की बात कही। दिलचस्प बात यह है कि 2015 में सरकार थी बीजेपी की और यह जो संसदीय समिति थी इसके अध्यक्ष थे ईएमएस सुदर्शना नचियप्पन, जो एक कांग्रेस नेता हैं। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की संभावना को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने इसका समर्थन करते हुए कहा कि बार बार चुनाव पर होने वाले खर्चों में कमी आएगी और बार बार चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से कुछ समय के लिए एक तरह की जो पॉलिसी है वो पैरालिसिस वाली स्थिति खत्म कर देती है, उसको खत्म किया, पैरालिसिस वाली स्थिति पैदा होती है, उसको खत्म किया जा सकता है। समझने वाली बात है साथियों कि 2015 में इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि उसी व्यवस्था को लागू किया जाए जो 1952 से 1967 तक निरंतर चली रही वन नेशन वन इलेक्शन की बात। आचार संहिता के बारे में बात करेंगे साथियों। एक आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता का मतलब चुनाव से पूर्व किसी भी नए विकास कार्यों पर रोक लग जाती है, जिससे क्या है, विकास की गति धीमी हो जाती है। बात करेंगे। उसके बाद 2017 में नीति आयोग ने भी सिफारिश की वन नेशन वन इलेक्शन की। 2018 में एक बार फिर लॉ कमीशन ने एक साथ चुनाव कराए जाने की पैरवी की। जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन ने 30 अगस्त 2018 को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में सिफारिश की कि एक कैलेंडर ईयर में जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हों उन्हें एक साथ करा लिया जाए। यानी कि उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार करके दिया और उन्होंने कहा कि एक कैलेंडर वर्ष में, इसको बहुत सामान्य रूप से समझें, जैसे मान के चलें अभी हम सितंबर की बात करें, सितंबर से लेकर के अगले सितंबर तक, या अगस्त से लेकर अगले अगस्त तक, या जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उन 12 माह के दौरान जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन चुनावों को अलग अलग ना करा करके एक साथ करा लिया जाए, कहना चाहते थे जस्टिस BS चौहान। क्या वाकई इसकी ज़रूरत है वन नेशन वन इलेक्शन? अब तक हमने बात की ये क्या है, ठीक है, इसके पीछे सरकार की मंशा उद्देश्य क्या है, इसको लेकर इसको वर्तमान में चर्चा में क्यों आया है, कौन कौन से राज्यों में अभी भी हो रहा है, ठीक है, संविधान इसके बारे में क्या क्या कहता है। और बात आती है कि जब चर्चा चढ़ी है तो इसकी ज़रूरत क्या है। तो दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बताया कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। साथ ही बार बार चुनाव आचार संहिता ना लगाने की वजह से डेवलपमेंट वर्क पर भी असर नहीं होगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सिफारिश की गई कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। यहाँ बार बार खर्चों की बात आ रही है साथियों, करोड़ों रुपए। तो एक प्रश्न बनता है यहाँ पे, क्या चुनावी खर्च सरकारी होता है? बिल्कुल हाँ, चुनावी खर्च उम्मीदवार तो अपने प्रचार का खर्चा खुद उठाता है, लेकिन चुनाव कराने का पूरा खर्चा सरकार का ही होता है। अक्टूबर 1979 में लॉ कमीशन ने चुनावी खर्च को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन के मुताबिक लोकसभा चुनाव का सारा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। इसी तरह विधानसभा चुनाव का सारा खर्च कौन उठाता है? राज्य सरकार के जिम्मे है। अगर लोकसभा चुनाव के साथ साथ किसी राज्य में विधानसभा चुनाव भी होते हैं तो उसका आधा आधा खर्च केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही उठाएंगे। एक देश एक चुनाव क्या है और क्या है इसके फायदे? हमने बात कर ली एक देश एक चुनाव क्या है, अब बात करेंगे इसके फायदे और नुकसान की। लेकिन फायदे नुकसान जानने से पूर्व हम जान तो लें कि वर्तमान में चुनावी परिदृश्य क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे जानने से पूर्व भारत में वर्तमान में चुनावी परिदृश्य की बात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, वर्तमान में
हर साल करीब 5 से 7 विधानसभाओं चुनाव होते हैं प्रति वर्ष। बार बार चुनाव होने से क्या होता है? सार्वजनिक जीवन बाधित होता है। और क्या होता है साथियों? आधार संरचना सतल लग जाती है, जिससे विकास कार्य धीमे हो जाते हैं। प्रशासनिक नियुक्तियां टल जाती हैं। बड़े पैमाने पर खर्च करना पड़ता है बार बार। लंबे समय तक सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है। जरूरी सेवाओं के कामकाज पर असर पड़ता है। और बार बार चुनाव से सामान्य जीवन में व्यवधान पैदा होता है। ये बहुत सारी खामियां वर्तमान चुनावी परिदृश्य में हैं। एक चुनावी खर्च की झलक यहाँ दी गई है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक एक्सपेंडिचर है। ये प्रोविजनल फिगर है साथियों, एक्चुअल फिगर नहीं है। निश्चित रूप से एक्चुअल फिगर जो होता है और इस फिगर में बहुत अंतर होता है। इसमें 1952 से लेकर के 2014 तक के चुनाव का अनुमानित खर्चा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिया है वो दे रखा है। इसमें ये करोड़ों में है राशि। 1952 में जहाँ चुनावों का खर्च 10.5 करोड़ हुआ था, उसके बाद कुछ समय के लिए घटा और ये धीरे धीरे बढ़ते 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 2014 के चुनाव तक 2014 के चुनाव तक ये जो राशि है साथियों 3,870.3 करोड़ हो जाती है। ये सोर्स किसके हैं? केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वहीं हम बात करें 2019 के चुनाव की, तो 2019 का आम चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव क्यों है साथियों? देखते हैं। संसदीय चुनाव 2019 अब तक का सबसे महंगा चुनाव है। 7 चरणों और 75 दिनों तक चले चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। और ये आकलन किसने किया है? निजी थिंक टैंक है साथियों, सेंटर फॉर मीडिया स्टडी ने अपनी एक स्टडी रिपोर्ट द्वारा दिया है। स्टडी का दावा है कि यह अब तक का दुनिया का सबसे महंगा चुनाव है। और बात कर लेते हैं, सीएमएस ने एक विश्लेषण दिया है 1998 से लेकर 2019 तक के चुनावों का। और उसने बताया कि 1998 से और 2019 तक चुनावों में किस प्रकार से तीव्रता से चुनाव खर्च में वृद्धि हुई है। 2014 में इसके हिसाब से जो चुनाव का खर्च है वो बढ़ता है लगभग 30,000 करोड़ और 2019 में यही खर्चा हो जाता है साथियों लगभग 60,000 करोड़। यानी कि 5 साल में, यानी कि एक लोकसभा चुनाव से दूसरे लोकसभा चुनाव के मध्य जो चुनावी खर्च में वृद्धि है वो कितनी है बता सकते हैं आप लोग? पूरे के पूरे 100%। यानी कि चुनावी खर्च हो गया है 2 गुना। और इसी दर से बात करते जाएं तो अनुमान लगा सकते हैं हम लोग 2024 के चुनाव में खर्चा कितना हो सकता है यदि चुनाव एक साथ ना कराए जाएं तो। ये आंकड़े दे रखे हैं एक विश्लेषण के मुताबिक। भारत में 1952 में चुनावों में प्रति व्यक्ति खर्च ये देख रखा है 0.6 रुपये यानी 60 पैसे था, जो कि 2014 में बढ़कर के 46.4 रुपये हो गया है। मैं यहाँ ये बताता चला हूँ, सीएमएस ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है इसमें रिपोर्ट में प्रति वोट के भी हिसाब से खर्चा निकाला गया और बताया गया प्रति एक वोट की कीमत 600 से 700 रुपये पड़ी सरकारों को। आगे बात करते हैं 30 अगस्त 2018 को लॉ कमीशन ने एक और रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कमीशन ने 2014 के लोकसभा चुनाव के आसपास हुए विधानसभा चुनाव के खर्च की जानकारी दी। ध्यान से समझें साथियों, दैनिक भास्कर में ये सर्वे छपा लॉ कमीशन का। इसमें बताया सोर्स क्या है। ये सोर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और लॉ कमीशन जो था उसके बता रहे हैं। देखते चलें 2014 में ये जो नीले रंग की पट्टी दिखा रही है 2014 के लोकसभा चुनाव में खर्च और येलो पट्टी दिखा रही है विधानसभा चुनाव में खर्च 2013-14। हरियाणा में जब लोकसभा चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव पे खर्च आया 28.90 करोड़ रुपए और विधानसभा की 90 सीटों पर जब खर्चा आया तो हुआ 33.72 करोड़ रुपए। ऐसे झारखंड में लोकसभा में 89 करोड़ रुपए लगभग और विधानसभा में 86 करोड़ के आसपास। मध्य प्रदेश में लोकसभा में 198 करोड़ और विधानसभा के लिए 130 करोड़ के आसपास। दिल्ली में विधानसभा में हुआ लगभग 34-35 करोड़, विधानसभा के लिए 99 करोड़ के आसपास। और महाराष्ट्र में 487 करोड़ लोकसभा चुनाव में खर्च हुआ और 461 करोड़ विधानसभा चुनाव, यानी अलग अलग खर्चे हुए दो बार। बात करते हैं दुनिया के और अन्य कौन से देश हैं जहां पर एक वन नेशन वन इलेक्शन प्रक्रिया लागू है। ये प्रोसेस चलता है। ब्राज़ील, कोलंबिया, फिलीपींस में राष्ट्रपति पद और विधायी स्तर के चुनाव एक साथ होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में आम चुनाव, प्रांतीय चुनाव एक साथ होते हैं। स्वीडन में राष्ट्रीय विधायिका, प्रांतीय विधायिका और स्थानीय निकाय को चुनाव 4 साल के लिए सितंबर के दूसरे एक दिन फिक्स है, सितंबर के दूसरे रविवार को होता है स्वीडन में। बेल्जियम में 5 तरह के चुनाव होते हैं और ये हर 5 साल के अंतर पर होते हैं और सारे चुनाव एक साथ ही होते हैं। यहाँ देखते चलें बेल्जियम, स्वीडन ये विकसित कंट्रीज़ हैं।
यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स स्थानीय चुनाव, मेयर चुनाव साथ में होते हैं। यहाँ पर मई के पहले हफ्ते में सारे चुनाव कराए जाते हैं। यूके का संविधान ये कहता है कि समय से पहले चुनाव तभी हो सकेंगे जब सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव पास हो और कोई दूसरी पार्टी सरकार ना बना पाए। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति और लेजिस्लेटिव इलेक्शन साथ होते हैं। इसके अलावा जर्मनी, फिलीपींस, ब्राज़ील, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, गुआना, होंडुरस जैसे बहुत सारे देशों में एक साथ ही सारे चुनाव होते हैं। एक साथ चुनाव होने के अपने फायदे अपने नुकसान हो सकते हैं साथियों। यहाँ पर हम देखें इस लिस्ट में बहुत सारे विकसित देश भी हैं और विकासशील देश भी हैं। इनमें एक उदाहरण लेते चलता हूँ। ग्वाटेमाला, कोस्टारिका का एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई सेना भी नहीं है आज तक, बिना सेना के देश। चलें, इसकी बात कई बाद में होगी। मोदी की वन नेशन वन इलेक्शन की इच्छा पूरी हो पाएगी? पक्ष में क्या है, लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ होने से खर्च कम होगा, डेवलपमेंट पर भी नहीं रोकेगा। और विपक्ष में क्या है कि वोटर स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट देगा। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। इससे क्या एक बड़ी पार्टी को फायदा होगा। चुनौती क्या है समक्ष में? लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल 5 साल तय हो, कैसे होगा? लोकसभा को राष्ट्रपति ही भंग कर सकते हैं, विधानसभा भंग करने के लिए दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी है। सारी बातों पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। फायदे क्या होंगे लोकसभा वन नेशन वन इलेक्शन को यदि एक साथ कराया जाए तो? ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले जनता का पैसा बचेगा, प्रशासनिक व्यवस्था सुरक्षा बलों पर बोझ कम पड़ेगा, सरकारी नीतियों का समन्वय क्रियान्वयन हो सकेगा क्योंकि आचार संहिता बार बार नहीं लगेगी। प्रशासनिक मशीनरी चुनावी कार्यक्रमों की बजाय विकास कार्यों में ज़्यादा समय दे पाएगी। बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक दलों के खर्चों पर नियंत्रण लगेगा, जिससे चुनावों में काला धन खपाने जैसी समस्या से ही बचा जा सकेगा। नुकसान क्या हो सकते हैं, इसके कौन्स क्या हैं वन नेशन वन इलेक्शन के? आलोचकों की राय में एक साथ चुनाव कराने का विचार जो है वो राजनीति से प्रेरित है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जब एक साथ चुनाव कराए जाएंगे तो भारतीय मतदाता इतना अभी परिपक्व नहीं हुआ, इतना जागरूक नहीं है कि वह राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों को अलग अलग कर पाए। इससे क्या होगा कि एक साथ चुनाव होने से नेशनल और लोकल पॉलिटिकल पार्टी के बीच मतभेद उभर सकता है, क्योंकि एक साथ चुनाव होने से नेशनल पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा, छोटे दलों को नुकसान होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान जाएगा, और राष्ट्रीय मुद्दों पर जब ध्यान जाएगा तो जो बड़ी पार्टियां हैं जो केंद्र में सत्ताधीन है या विपक्ष में बैठी हुई हैं, उन पार्टियों को लाभ होने की संभावना है। स्थानीय पार्टियां जो होंगी वो गौड़ हो जाएंगी, क्योंकि स्थानीय पार्टियां स्थानीय मुद्दों पर बात करेंगी। तो राष्ट्रीय पार्टी को लाभ होगा और क्षेत्रीय पार्टियां हाशिए पर चली जाएंगी, यह आलोचकों का कहना है। इसके अलावा और क्या समस्या है? यदि कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव में गिर जाए या किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो वहाँ मध्यावधि चुनाव किस प्रकार हो पाएंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ कराने के लिए हो सकता है लंबा इंतजार करना पड़े, या फिर हो सकता है राष्ट्रपति शासन को कुछ समय के लिए टाला जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं। संसद या राज्य विधानसभा के लिए 5 वर्ष की वाली अवधि सुनिश्चित कर पाना वैधानिक रूप से संभव नहीं है। तो फिर क्या हो? इन्हीं चुनौतियों को हम फिर से देख लेते हैं साथियों। वन नेशन वन इलेक्शन के सामने चुनौतियां, इनको व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चुनौती, विधानसभा लोकसभा की शर्तों को पहली बार समकालिक कैसे किया जाएगा? एक साथ चुनाव कराने के लिए समकालिक सिंक्रनाइज कैसे किया जाएगा? क्या चुनाव आयोग के लिए लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी, मैन पावर, संसाधनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना व्यावहारिक रूप से संभव है? वन नेशन वन इलेक्शन के सामने सबसे बड़ी समस्या भारत का संसदीय रूप, जिसकी मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। क्योंकि अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया जो है वो क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक है। वह एक यहाँ पे राष्ट्रपति शासन प्रणाली नहीं है। राष्ट्रपति शासन में केवल नेशन फर्स्ट होता है, और राज्य होते हैं वो राज्यों को शक्तियाँ उतनी प्राप्त नहीं होती हैं। एक साथ चुनाव कराने के लिए संघ और राज्य विधानसभाओं के लिए एक निश्चित कार्यकाल होना जरूरी है। राज्य विधानसभा को पहली बार कैसे सिंक्रनाइज किया जाएगा? हमने कहा सिंक्रनाइज कैसे करेंगे, तो पहली बार कैसे करेंगे, बात की बात तो बहुत बाद में। तो फिर राह कैसे निकलेगी? किसी विशेष दिन पर सभी चुनाव कराने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा की शर्तों को इस तरह से समन्वित किया जाना चाहिए कि चुनाव एक निश्चित समय के भीतर कराए जा सकें। यानी कि राज्यसभा, लोकसभा, इन सभी के चुनावों को इस प्रकार से कराया जाए कि ये इनका कार्यकाल समय पर पूर्ण हो सके। इसके लिए जरूरत होगी संविधान संशोधनों की। और वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनमें संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी? अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, 356, इनमें संशोधन की आवश्यकता होगी। इन सभी अनुच्छेदों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं।
अनुच्छेद 83 कहता है संसद के सदनों की अवधि। 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करना। अनुच्छेद 172 विधानमंडलों की अवधि। 74 विधानमंडलों का विघटन। और अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। विधि आयोग की सिफारिश की बात करें तो वो कहता है जन प्रतिनिधि अधिनियम 1991 में संशोधन की आवश्यकता है। समाधान की आवश्यकता है या तो संविधान में संशोधन करना, या मैंने कहा कि अनुच्छेद 1 भारत संघों का राज्य है उस परिभाषा को बदल दिया जाए, यानी राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार को अपना लिया जाए। राज्यों की शक्तियां इसमें संकुचित हो जाएंगी, या विधानसभाओं और लोकसभा का कार्यकाल तय कर दिया जाए। इस मुद्दे पर राजनीति सहमति होना बहुत ज़रूरी है। कारण यह है कि संविधान में संशोधन करने होंगे, और संविधान में संशोधन करने के कौन कौन से तरीके हैं साथियों? यहाँ 3 तरीके दे रखे हैं संविधान संशोधन करने के। दैनिक भास्कर में एक ये रिपोर्ट आई थी। इसके अलावा संविधान संशोधन के लिए भी हमने कहा था कि 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में कहा गया है। संविधान साधारण बहुमत से कानून पास करा के, संविधान के अनुच्छेद 367(2) के तहत संसद में विशेष बहुमत से कानून पास करा के, या संसद में 2/3 बहुमत से कानून पास हो और उसे कम से कम 50% राज्यों से अनुमोदित कराया जाए। ठीक है साथियों, बात करते हैं दैनिक भास्कर के 8 सितंबर 2023 के अंक में 2019 में नीति आयोग की देवराय कमेटी ने एक देश एक चुनाव के लिए कुछ प्रस्ताव दिए हैं। उन प्रस्तावों की बात हम करते हैं साथियों। लेटेस्ट खबर है, देवराय कमेटी के सुझाव क्या हैं? वो कहता है चुनाव पूरे देश में 30 महीने के अंतर से 2 फेज में कराया जाए। किस प्रकार से कि पहले ये 2019 के लिए सुझाव दिए गए थे, और वो उनका कहना है कि इन सुझावों को 2024 से आप लागू कर भी सकते हैं। पहले चरण में अप्रैल मई में 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ 14 राज्यों के चुनाव कराए जाएं। ठीक है, ये 14 राज्य हम नीचे बता देंगे कौन कौन से। और दूसरे चरण में अक्टूबर नवंबर में, यानी 30 माह के बाद बाकी 16 राज्यों के चुनाव कराए जाएं। ठीक है, कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न राज्यों में जब विधानसभाओं के कार्यकाल में निम्न प्रकार बदलाव करना होगा। यदि हम पहले चरण में चुनाव कराएंगे तो जो 14 राज्य हैं उन 14 राज्यों के कार्यकाल में 3 से 15 माह की कटौती हमको करनी होगी। और दूसरे चरण में जब चुनाव कराएंगे 16 राज्यों के, उन 16 राज्यों में से 5 राज्य तो ऐसे साथियों जिनके कार्यकाल में विधानसभा का विस्तार या विधानसभा के कार्यकाल में विस्तार या कटौती की कोई आवश्यकता नहीं है। शेष 11 जो राज्य हैं उन 11 राज्यों के कार्यकाल में 5 से 13 माह का विस्तार किया जाएगा। पुनः समझें, राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल और लोकसभा के कार्यकाल को समकालिक करने के लिए 2 चरणों में चुनाव कराए जाएं। प्रथम चरण में उन 14 राज्यों के चुनाव कराए जाएं जिनका कार्यकाल पूर्ण होने में 3 से 15 माह का समय शेष बचा है। ये राज्य गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। यानी कि जब अप्रैल 2019 में चुनाव की बात हो रही थी तो उसके 3 से 15 माह के अंदर इन राज्यों में चुनाव हुए। ये स्थिति 2024 में लागू कर सकते हैं। शेष जो राज्य बच गए हमारे 16 राज्य, उनमें से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की कोई कटौती करने की आवश्यकता नहीं है, और 11 राज्य जो बच गए उनमें 5 से 13 माह के लिए कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए और दूसरे चरण में इनका चुनाव इनके साथ कर दिया जाए। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी। आगे यह भी कहते हैं, ये कमेटी ये बताती है, देवराय कमेटी, कि यदि किसी राज्य में समय से पहले सरकार गिर जाती है तो उसके उपाय क्या होंगे? उसके उपाय होंगे 4 स्थितियां बता रहा है कमेटी। वो कह रहा है यदि कोई सरकार फेज फर्स्ट के चुनाव से 15 माह के अंदर यदि कोई सरकार गिर जाती है तो उसके चुनाव तुरंत करा दिए जाएं, ताकि आने वाली सरकार को कितना समय मिल सके? 45 महीने का समय मिल सके, क्योंकि 15 महीने का समय निकल चुका है, ताकि अगले चुनाव जो हो वो हमेशा कौन सी फेज़ में होते रहें? फेज़ फर्स्ट में। दूसरी स्थिति, यदि कोई सरकार फेज़ फर्स्ट के चुनाव के 15 से 30 माह के अंदर गिर जाती है, 15 से 30 माह के अंदर, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। कब तक? फेज़ 2 तक। फेज़ 2 तक जो अगले 30 माह में होने हैं, यानी 15 से 30 माह तो निकल चुके हैं, 15 से 30 माह के पश्चात वो चुनाव होने हैं।
तो फेज़ 2 में जब चुनाव होंगे तो पूरा का पूरा कार्यकाल मिलेगा अगली सरकार के लिए 60 मंथ का, और अगले चुनाव जो होंगे फेज़ 2 में सभी अन्य फेज़ 2 के सभी राज्यों के साथ हो जाएंगे। बात आती है यदि कोई सरकार 30 से 45 माह के अंदर गिर जाती है तो तुरंत चुनाव कराए जाएं। तुरंत चुनाव कराने से होगा क्या, 45 महीने का समय मिलेगा। जो 30 से 45 माह पूरे हो चुके हैं उस सरकार के, उन्हें 15 माह की जो कमी हो रह गई है वो कमियां रह जाएगी और चुनाव अगली बार फेज़ 2 के साथ हो जाएंगे। और यदि कोई सरकार गिरती है 45 से 60 माह के बाद, फर्स्ट फेज़ के चुनाव के बाद, तो वहाँ भी प्रेसिडेंट रिव्यू लागू कर दी जाए। कब तक, फेज़ फर्स्ट के चुनाव तक, जितना समय बच गया है, चाहे वो 15 माह का बचा है, चाहे 2 माह का, चाहे 1 माह का। और चुनाव होंगे कौन सी फेज़ में, फेज़ फर्स्ट में होंगे, 60 माह का समय मिलेगा। और अगले चुनाव भी कब हो जाएंगे साथियों, फेज़ फर्स्ट में। यहाँ बताता चलता हूँ, देवराय कमेटी के जो प्रमुख सदस्य हैं प्रोफेसर विवेक देवराय, वो वर्तमान में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। मैंने प्रयास किया है वन नेशन वन इलेक्शन के उन सारे बिंदुओं को कवर करने का जिनकी आपको आवश्यकता है। और एक बार पुनः हम देख लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन में हमने कौन कौन से मुद्दों को सजा। आपके दिमाग में जो भी कोई प्रश्न आए वह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी प्रकार की करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, साइंस, ज्योग्राफी की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे चैनल रणधीर सर जनरल अवेयरनेस में। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें रणधीर सर जनरल अवेयरनेस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।